हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? बहुत बढ़िया होंगे आई होप। और आज की जो हमारी वीडियो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे है। जी हाँ, जीएसटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम अपनी इस वीडियो में करेंगे। कौन सा टॉपिक? कैंसिलेशन और सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर आपका जीएसटी का जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हो जाता है या सस्पेंड हो जाता है, उससे रिलेटेड सारे केसेस, यानी कब कब ये आपका सस्पेंड या कैंसिल हो सकता है और उन केसेस में आपको किस तरीके से रिप्लाई करना है, ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है जी। इसके अंदर मैं आपको एक चीज बता दूं, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जितने भी रिलेटेड रूल्स हैं, प्रोवाइजोस हैं, मैं अपनी इस सिंगल वीडियो में आपके साथ वो सब कुछ कवर करूंगी। जैसे कि ये रूल 21 है, रूल 41 है, आगे जाके रूल 21A आएगा, वो देखिए वो सब कुछ हम यहाँ पे साथ के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, कोई भी टॉपिक आज हम छोड़ेंगे नहीं कैंसिलेशन और सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड। तो गाइस स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट जानकारी है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो सबसे पहले देखेंगे सेक्शन 29। इसका जो सेक्शन है कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन या सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन का, वो कौन सा है? सेक्शन 29 है। ठीक है, तो सेक्शन 29 सबसेक्शन 1 हमारे पास क्या कहता है? जो प्रॉपर ऑफिसर है वो क्या कर सकता है? वो कैंसिल कर सकता है रजिस्ट्रेशन। कब? या तो खुद की मर्जी से, बाय हिज ओन मोशन, और एन एप्लीकेशन फाइल्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन, यानी या तो वो अपनी मर्जी से कैंसिल कर सकता है। ठीक है, अपनी मर्जी से ऐसा नहीं किसी भी बात पे कैंसिल कर देगा, जब उसे प्रॉपर वहां पे कोई ना कोई रीजन लगेगा तभी वो कैंसिल करेगा। वो रीजंस भी अभी आगे आएंगे। तो या तो आइदर ऑन हिज ओन मोशन और एन एप्लीकेशन फाइल्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन, या तो अपनी मर्जी से करेगा, ठीक है जी, या फिर जो आपने एप्लीकेशन दी है रजिस्टर्ड पर्सन ने इस वजह से करेगा, और या फिर ध्यान से देखिए यहाँ क्या लिखा है, और बाय हिज लीगल हायर्स, यानी अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है और लीगल हायर्स कहते हैं कि हमें जो ये रजिस्ट्रेशन है ये कैंसिल करवाना है, तो इस वजह से भी वो क्या कर सकता है? रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकता है विद इन सच पीरियड एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड हैविंग रिगार्ड टू द सर्कमस्टांसिस वेयर। यहाँ पे क्या आ गया? रूल 41 की बात होगी। अभी मैं पढ़ाती हूँ आपको रूल 41 के आगे आपको क्या दिया हुआ है। द बिजनेस हैज बीन डिसकंटिन्यूड, या फिर जहां पे बिजनेस डिसकंटिन्यूड कर दिया गया हो, ट्रांसफर्ड fully or for any reason including death of proprietor, amalgamated with any other legal entity, demerged or otherwise disposed of। यानी कि अगर डेथ हो गई या प्रोपराइटर की, क्लोज ए क्या कर आपको, प्रोपराइटर की डेथ हो गई इस वजह से, या अमलगमेशन की वजह से, या डीमर्जर की वजह से आपको जो कंप्लीट बिजनेस है या तो डिसकंटिन्यू कर दिया गया, यानी बिजनेस आपने बंद कर दिया, या फिर जो आपका बिजनेस है वो फुल्ली ट्रांसफर्ड कर दिया गया है, इनमें से किसी भी रीजन की वजह से, तो आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। क्लियर? या फिर आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बिजनेस, आपका जो बिजनेस का कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रोपराइटर था आपने पार्टनरशिप में चेंज कर दिया उसको, या कंपनी में चेंज कर दिया, इस तरह से आपने कोई भी बिजनेस का कॉन्स्टिट्यूशन ही चेंज कर दिया, तो उसके अंदर भी आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल हो जाएगा। अब इसके अंदर क्या है, यहाँ पे रूल 41 आपको देखिए दिया हुआ है। यहाँ कौन सा रूल लिखा हुआ है? रूल 41। यहाँ रूल 41 भी एप्लीकेबल होगा। अब आप कहेंगे कि रूल 41 का यहाँ क्या काम है? रूल 41 देखिए क्या कहता है। रूल 41 कहता है कि जो आपके पास सेल, मर्जर, अमलगमेशन, लीज और ट्रांसफर ऑफ बिजनेस हुआ, ठीक है, इनमें से कुछ भी हुआ, तो आपके जो क्रेडिट्स है ना, क्रेडिट्स भी नई यूनिट को ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं इसमें बात करूं, ए था, बी था, ये दो बिजनेस थे, ठीक है, एक तरफ थी ए लिमिटेड और दूसरी साइड थी हमारे पास कौन सी? बी लिमिटेड। ये दोनों अमलगमेट हो गए और दोनों अमलगमेट होके यहाँ पे क्या बन गया? ए बी लिमिटेड। तो यहाँ पे मेनली जो रूल 41 है वो किस बारे में बात करता है कि जो ए के आईटीसी थे, ठीक है जी, और जो बी लिमिटेड के आईटीसी थे, वो सारे के सारे आईटीसी अब ए बी लिमिटेड को भी ट्रांसफर हो जाएंगे, यानी ए लिमिटेड के आईटीसी भी यहाँ चले जाएंगे और बी लिमिटेड के आईटीसी भी यहाँ चले जाएंगे। इनपुट टैक्स क्रेडिट ए बी लिमिटेड के पास ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। ये हमारे पास कौन बताता है? रूल 41 बताता है। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट हम फिर से अपने सेक्शन पे आ जाते हैं, सेक्शन 29। सेक्शन 29 सबसेक्शन 1 क्लोज सी की बात करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया? क्लोज सी। क्लोज सी हमें क्या कह रहा है अभी?
टैक्सेबल पर्सन इज नो लॉन्गर लाइबल टू बी रजिस्टर्ड। टैक्सेबल पर्सन जो है वो लाइबल टू रजिस्टर्ड नहीं है। देखिए हमारे पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन की लाइबिलिटी कौन कौन से सेक्शन में आती है? दो सेक्शंस में हमारे पास जीएसटी लेने की लाइबिलिटी आती है, सेक्शन 22 एंड सेक्शन 24। हम दो ही सेक्शंस में रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लाइबल होते हैं, या 22 में या 24 में। और इन दोनों में जब हम लाइबल होते हैं तो हम लेते किस में रजिस्ट्रेशन? सेक्शन 25 में। ठीक है जी, फिर से मैं आपको बता दूं, 22 और 24 में हमारे ऊपर लाइबिलिटी आती है जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की, और जब हम 22 और 24 में लायबल हो जाते हैं तो हम 25 में जाकर के रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं, सेक्शन 25 में। क्लियर? लेकिन यहाँ पे अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि हम लोग अब लायबल नहीं रहे। पहले हमारे पास लाइबिलिटी थी रजिस्ट्रेशन लेने की, बट नाउ वी आर नो लॉन्गर लायबल। अब हम लायबल नहीं है, ना ही सेक्शन 22 में ना ही सेक्शन 24 में। और इंटेंड्स टू, आगे क्या कह रही है? और intends to output of registration voluntarily made under subsection 3 of section 25। ठीक है जी, तो अब ना ही ये वॉल्यूंटरी, देखिए सेक्शन 25 क्या बोलता है, मैं आपको फिर से इस चीज को थोड़ा सा बता दूं। यहाँ पे ये तो हो गया, ना ही 24 में लाइबल है ना ही ये 22 में लाइबल है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है? ये यूं कह रहा है कि और 25 सेक्शन 25 सबसेक्शन 3 क्या कहता है कि हम वॉल्यूंटरी रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं। ठीक है, हम वॉल्यूंटरली जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं। ये कह रहे हैं 22 और 24 में हम लाइबल नहीं, और सेक्शन 25 सबसेक्शन 3 के तहत हम लोग वॉल्यूंटरी रजिस्ट्रेशन लेना नहीं चाहते। ठीक है, 22 और 24 में हम लाइबल नहीं है, 25 सबसेक्शन 3 में वॉल्यूंटरी रजिस्ट्रेशन हम लेना नहीं चाहते, तो ठीक है, आपका रजिस्ट्रेशन क्या है? कैंसिल कर दिया जाएगा। क्लियर एवरीवन? एक सेक्शन हमारे पास, एक क्लोज हमारे पास ये हो गया। नेक्स्ट हम चलेंगे, प्रोवाइडेड दैट ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग, अगर आपके पास किसी प्रोसीडिंग की पेंडेंसी चल रही है रिलेटिंग टू कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन से पहले की जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं उससे रिलेटेड, फाइल्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन, रजिस्ट्रेशन में बी सस्पेंडेड, रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड किया जा सकता है फॉर सच अ पीरियड इन सच अ मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। यानी अगर आपके पास प्रोसीडिंग्स चल रही है तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सस्पेंड भी किया जा सकता है। आगे हम चलेंगे सेक्शन 29 सबसेक्शन 2 पे। सेक्शन 29 सबसेक्शन 2 आपके पास क्या कहता है? द प्रॉपर ऑफिसर मे कैंसिल द रजिस्ट्रेशन, प्रॉपर ऑफिसर क्या कर सकता है? कैंसिल कर सकता है रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पर्सन फ्रॉम सच डेट इंक्लूडिंग एनी रिट्रोस्पेक्टिव डेट, यानी रिट्रोस्पेक्टिव डेट से भी आपका एक्सपेंड हो सकता है, वेयर, जहां पर की रजिस्टर्ड पर्सन ने क्या किया? कॉन्ट्रावेन कर दिया प्रोविजन ऑफ द एक्ट। ध्यान से सुनिए, उसने कोई प्रोविजन ऑफ एक्ट जो है उसको कॉन्ट्रावेन कर दिया, तो प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा? रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर देगा। क्लियर? और साथ ही साथ सेक्शन 10, सेक्शन 10 में कौन सा आता है? कॉम्पोजिशन, जो कॉम्पोजिशन डीलर है, कॉम्पोजिशन डीलर ने क्या किया? अपनी जो रिटर्न थी वो फर्निश नहीं की। ठीक है, कॉम्पोजिशन ने क्या किया? अपनी रिटर्न फर्निश नहीं की फॉर 3 कंसेक्यूटिव टैक्स पीरियड, 3 कंसेक्यूटिव टैक्स पीरियड तक लगातार उसने अपनी जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं की, तो इस केस में जो प्रॉपर ऑफिसर है ही मे कैंसिल। देखिए यहाँ पे वर्ड जो यूज हो ना, वर्ड को आप फोकस कीजिए, मे, जरूरी नहीं है हमेशा कैंसिल करेगा, ही मे कैंसिल, वो कैंसिल कर सकता है। ठीक है, अगर आपने सेक्शन 10 में आपका जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है, क्लाइंट है, वो 3 कंसेक्यूटिव टैक्स पीरियड तक अपनी जीएसटी रिटर्न नहीं फाइल करता, तो उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। नेक्स्ट, अगर आप क्लोज बी में नहीं आते, क्लोज बी किससे रिलेटेड था? क्लोज बी वाज रिलेटेड टू सेक्शन 10 असेसिस, यानी दोज पर्संस हु आर लायबल टू पे जीएसटी अंडर सेक्शन 10, यानी कॉम्पोजिशन डीलर में जो नहीं आते वो कहां आ जाएंगे? इस क्लोज सी में आ जाएंगे। क्लोज सी कह रहा है कोई भी पर्सन अदर देन स्पेसिफाइड इन क्लोज बी, यानी अदर देन कॉम्पोजिशन डीलर, who is not furnished return for continuous period of 6 month, इन यहाँ पे टाइम क्या दिया गया? 6 मंथ, यानी 6 महीने तक लगातार अगर आपकी जीएसटी की रिटर्न नहीं जाती, ठीक है, तो आपका जो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, प्रॉपर ऑफिसर में कैंसिल द रिटर्न। यहां तक आप सभी को क्लियर हुआ? लेकिन एक छोटा सा ट्विस्ट है इसमें। ट्विस्ट क्या था? यहाँ पे रूल 22 आ रहा था आपके पास, यहाँ क्या आ रहा है? रूल 22 आ रहा है। मैंने कहा था मैं रूल साथ के साथ बताऊंगी। क्लियर?
तो रूल 22 पे अभी हम चलेंगे। रूल 22 का यहाँ क्या काम आया, कौन से सेक्शन 29 सबसेक्शन 2 में जो हमने पढ़ा कि कॉन्ट्रावेन कर दिया आपने प्रोविजन तो प्रॉपर ऑफिसर कैंसिल कर सकता है, या कॉम्पोजिशन डीलर है और आपने 3 कंसेक्यूटिव टैक्स पीरियड तक जो आपकी जीएसटी रिटर्न है वो फाइल नहीं की तो कैंसिल हो सकता है। थर्ड केस मेरे पास क्या था कि आप अदर असेसी हैं और 6 महीने तक आपने जीएसटी की रिटर्न फाइल नहीं की तो कैंसिल हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, रूल 22 भी फॉलो करना है। ठीक है, तो रूल 22 पे अभी हम चलेंगे। गाइज अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट जो अपडेट्स है वो भी मिलती रहे और इस तरीके की नॉलेजेबल वीडियोस जो है वो भी आपको अपडेशन मिलती रहे साथ के साथ। तो रूल 22 पे हम चलेंगे। ठीक है, रूल 22 भी कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। अब जो रूल 22 है इसका जो ये पार्ट है ये आपके पास वहां पे लागू होता है। यहाँ पे आपको क्या दिया गया है देखिए, प्रोवाइडेड दैट वेयर द पर्सन इंस्टेड ऑफ रिप्लाइंग टू द नोटिस, रिप्लाई का नोटिस जो नोटिस है उसका रिप्लाई नहीं किया, इंस्टेड ऑफ रिप्लाई ऑफ नोटिस सर्व्ड अंडर सब रूल 1 फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन कंटेन्ड इन क्लोज बी क्लोज सी ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 29। यहाँ पे क्या है रूल 22 के सब रूल 1 के तहत हमें नोटिस का रिप्लाई करना जरूरी होता है। ठीक है, लेकिन ये क्या रहा कि असेसी ने क्या किया, नोटिस का रिप्लाई नहीं किया, लेकिन सेक्शन 29 सबसेक्शन 2 का जो क्लोज बी और सी था, क्लोज बी क्या था कि जो कॉम्पोजिशन वाला है उसने 3 टैक्स पीरियड तक जो जीएसटी रिटर्न है वो नहीं पे की, फाइल नहीं की, और सबसेक्शन सी क्या था कि 6 महीने तक उसने जीएसटी की रिटर्न फाइल नहीं की अदर असेसी के केस में। ठीक है, कहता उसने क्या किया इस क्लोज के तहत, जो असेसी था उसने क्या किया, एक तो सारी की सारी पेंडिंग रिटर्न भर दी। ठीक है, ऑफिसर इन क्लोज बी और क्लोज सी की वजह से उसका जीएसटी नंबर कैंसिल कर रहा था, तो उसने क्या किया असेसी ने, सारी पेंडिंग रिटर्न्स तो जो थी वो फाइल भी कर दी और फुल पेमेंट भी दे दी टैक्स की फुल पेमेंट भी दे दी अलोंग विद एप्लीकेबल इंटरेस्ट एंड लेट फीस। यानी असेसी ने क्या किया, असेसी ने बहुत बढ़िया काम किया। एक तो जो आपकी जीएसटी रिटर्न थी उसने वो भी फाइल कर दी, प्लस इंटरेस्ट भी दे दिया, प्लस टैक्स तो दिया ही दिया, जीएसटी में जो उसका टैक्स बनता था, ठीक है, वो भी दे दिया, प्लस पेनल्टी भी दे दी, तो सब कुछ उसने पे कर दिया। अब क्या है, अब वो प्रॉपर ऑफिसर जो है उसकी उसका जीएसटी जो है नंबर वो कैंसिल नहीं करेगा। प्रॉपर ऑफिसर शेल, देखिए यहाँ मे वर्ड नहीं आया, ध्यान से मेरी बात सुनिए, एक एक वर्ड की जो कीमत है वो टैक्सेशन के अंदर होती है। प्रॉपर ऑफिसर शेल ड्रॉप द प्रोसीडिंग, वो ड्रॉप करेगा प्रोसीडिंग। अगर आपने सारा कुछ पे कर दिया, पेनल्टी पे कर दी, आपने लेट फीस पे कर दी, आपने इंटरेस्ट पे कर दिया, टैक्स पे कर दिया, सारी रिटर्न्स भर दी, तो ही शेल ड्रॉप द प्रोसीडिंग एंड पास ऑर्डर इन फॉर्म जीएसटी आरईजी 20। जी हाँ, ये जो फॉर्म है जीएसटी आरईजी 20, इसके अंदर उसे एक ऑर्डर पास करना पड़ेगा कि इस पर्सन का जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं किया जाएगा। तो देखिए रूल 22 की कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। ठीक है जी, तो वापस आते हैं हम अपने सेक्शन पे, आगे का जो सेक्शन है वो कवर करेंगे। आगे का सेक्शन आपको क्या कह रहा है, आगे आपको कह रहा है एनी पर्सन हु हैज टेकन वॉल्यूंटरी रजिस्ट्रेशन। वॉल्यूंटरी रजिस्ट्रेशन कहाँ मिलता है, सेक्शन 25 सबसेक्शन 3 में। जी हाँ, हैज नॉट कमेंस्ड बिजनेस विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, उसने डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के 6 महीने तक बिजनेस स्टार्ट नहीं किया। अब देखिए प्रैक्टिकली अगर मैं देखूं ना, कुछ एक क्लाइंट्स ऐसे भी होते हैं जो एक एक साल तक नील की रिटर्न फाइल करवाते हैं गाइस, जीएसटी नंबर लेने के बाद एक एक साल तक नील की रिटर्न फाइल करवाते हैं। बट अगर हमें देखा जाए तो एक्ट क्या बोलता है कि प्रॉपर ऑफिसर चाहे तो 6 महीने के अंदर उनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल कर सकता है, अगर लगातार नील की रिटर्न जारी है, क्योंकि उसने बिजनेस तो स्टार्ट नहीं किया तभी तो नील की रिटर्न जारी है। आगे देखेंगे, रजिस्ट्रेशन हैज बीन ऑब्टेन्ड, जो रजिस्ट्रेशन लिया या तो वो फ्रॉड से लिया गया था या विलफुल मिस स्टेटमेंट से या सप्रेशन ऑफ फैक्ट से, इनमें से किसी भी रीजन की वजह से अगर आपने रजिस्ट्रेशन लिया, चाहे आपने फ्रॉड से लिया, विलफुल मिस स्टेटमेंट से लिया या सप्रेशन ऑफ फैक्ट से लिया, तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है प्रॉपर ऑफिसर कैन कैंसिल द रजिस्ट्रेशन। बट यहाँ पे एक मेन चीज जो डाली गई एक्ट में, प्रोवाइडेड दैट, ठीक है, प्रॉपर ऑफिसर, अब यहाँ पे वर्ड क्या यूज हुआ, शेल नॉट,
क्या वर्ड यूज हुआ, शैल नॉट। वो कैंसिल नहीं करेगा रजिस्ट्रेशन विदाउट गिविंग प्रॉपर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, यानी एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना जरूरी है एसएससी को, इसके बिना वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल नहीं करेगा। गाइस वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन आप इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा ताकि एक एक फैक्ट जो है मैं सेक्शन 29 से रिलेटेड वो आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊं। ठीक है जी। नेक्स्ट वन हम देखेंगे, प्रोवाइडेड फर्दर दैट, ठीक है, आगे क्या दिया, प्रोवाइडेड फर्दर दैट ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग, जब प्रोसीडिंग पेंडिंग है, अभी चल रही है कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो जो प्रॉपर ऑफिसर है, देखिए कैंसिल तो अभी हुआ नहीं है, कैंसिलेशन से रिलेटेड प्रोसीडिंग चल रही है, लेकिन अगर इन प्रोसीडिंग्स के टाइम पे प्रॉपर ऑफिसर चाहे तो कैंसिल तो वो नहीं कर सकता, वो प्रोसीडिंग चल रही है, वो सस्पेंड जरूर कर सकता है। ठीक है, for such period and such manner as may be prescribed in rule 21A। यहाँ पे देखिए कौन सा रूल आया, यहाँ रूल आया 21A, तो साथ के साथ हम डिस्कस करेंगे रूल 21A क्या है। ठीक है, रूल 21A पे चलते हैं। रूल 21A क्या कह रहा है, वो कब कैंसिल कर सकता है, when he does not conduct his business from the declared place of business, यानी एक ही कंडीशन में, कब, रूल 21A की कंडीशन में, अगर, अब देखिए मैं वापस आके आपको यहाँ पे समझाती हूँ, यहाँ पे क्या दिया हुआ था आपको, यहाँ दिया हुआ था कि अगर आपकी प्रोसीडिंग्स चल रही है, ठीक है, आपकी कैंसिलेशन से रिलेटेड प्रोसीडिंग्स चल रही है, तो पेंडेंसी के टाइम में आपका जो ऑर्डर है जीएसटी का, जो आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, वो कैंसिल कर सकता है कौन, प्रॉपर ऑफिसर। लेकिन किस केस में कैंसिल करेगा, रूल 21 के ए के केस में। रूल 21A क्या कहता है, जब आप अपने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस से काम नहीं कर रहे, यानी अगर प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस से आप काम कर रहे हो प्रैक्टिकली, तो वो कैंसिल नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस से नहीं कर रहे तो वो कैंसिल कर सकता है। क्लियर, अदरवाइज जब प्रोसीडिंग चल रही है कैंसिलेशन की, वैसे वो आपका बिजनेस सस्पेंड, आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड नहीं कर सकता। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सेक्शन 29 सबसेक्शन 3, द कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर दिस सेक्शन शैल नॉट इफेक्ट। ठीक है, जो कैंसिलेशन है वो इफेक्ट नहीं होगा, वो इफेक्ट नहीं करेगा लाइबिलिटी ऑफ द पर्सन टू पे टैक्स, यानी जो आपने टैक्स पे करना है, जो अदर ड्यूज आपके पेंडिंग है जीएसटी डिपार्टमेंट के, ठीक है, अंडर दिस एक्ट, और टू डिस्चार्ज एनी अदर ऑब्लिगेशन अंडर दिस एक्ट और रूल्स मेड देयर अंडर, और एनी प्रायर पीरियड, जो आपके प्रायर पीरियड जो लाइबिलिटी है बिफोर द डेट ऑफ कैंसिलेशन, whether or not such tax and dues are determined before or after the date of cancellation। यानी कि देखिए क्या है, आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्या हो रहा है, अब कैंसिल हो रहा है, चाहे किसी भी रीजन से हो, आपने किया हो या जीएसटी ऑफिसर ने किया हो, तो कुछ एक लाइबिलिटीज उस टाइम पे खड़ी होंगी आपकी, कुछ एक लाइबिलिटीज खड़ी होंगी, यू हैव टू पे दैट लाइबिलिटीज, जो भी जीएसटी की लाइबिलिटीज होगी, चाहे वो टैक्सेस है, चाहे वो पेनल्टीज है, लेट फीस है, कुछ भी है, ये आपको पे करनी पड़ेगी। अब बात ये आती है, कुछ एक लाइबिलिटी हमें उस टाइम पे पता नहीं थी, कैंसिलेशन के टाइम पे सरकार क्या कह रही है, जीएसटी डिपार्टमेंट क्या कह रहा है, कि स्टार्टिंग में हमें कुछ एक लाइबिलिटीज नहीं पता थी, बाद में आफ्टर कैंसिलेशन भी अगर वो आपको पता चल गई, डिपार्टमेंट को अगर आफ्टर कैंसिलेशन भी आपकी वो लाइबिलिटीज पता चल गई, देन यू आर लायबल टू पे दैट लाइबिलिटीज। आप ये नहीं कह सकते मेरा तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, आई एम नॉट लायबल टू पे एनी लाइबिलिटी, नहीं, ये सब सेक्शन क्या कह रहा है, चाहे रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया हो तो भी आप लायबल रहेंगे उन लाइबिलिटीज को पे करने के लिए। देखिए क्या लिखा है, बिफोर और आफ्टर द डेट ऑफ कैंसिलेशन, चाहे वो पहले कैंसिल हुआ हो या बाद में, आप लोग लायबल रहेंगे उस लाइबिलिटी को पे करने के लिए। नेक्स्ट, द कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर, अगर आपका एसजीएसटी में, यूनियन टेरिटरी गुड्स में, इसमें कैंसिल हो गया तो सीजीएसटी में भी ऑब्वियसली आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल माना जाएगा। ऐसा नहीं सीजीएसटी में अलग कैंसिल होगा, एसजीएसटी में अलग होगा, यूटीजीएसटी में अलग होगा, नहीं एक जगह कैंसिल हुआ, आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन हर जगह से कैंसिल माना जाएगा। गाइस प्लीज सब्सक्राइब द चैनल इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड येट। तो आगे आ जाते हैं हम फिफ्थ पॉइंट पे, सबसेक्शन 5 पे। सबसेक्शन 5 क्या कह रहा है, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन whose registration is cancelled shall pay amount by way of debit in electronic credit ledger, cash ledger equivalent to the input tax
देखिए इसमें ये क्या कहना चाह रहा है, जो भी इनपुट टैक्स है किसके ऊपर, स्टॉक के ऊपर, सेमी फिनिश्ड गुड्स पे या फिनिश्ड गुड्स पे, यानी जितना भी हमारे पास स्टॉक इन ट्रेड पड़ा हुआ है, चाहे वो रॉ मटेरियल है, सेमी फिनिश्ड है, फिनिश्ड गुड्स है, उसके ऊपर जो आईटीसी है उसके बराबर का आईटीसी आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से रिवर्स करेंगे या कैश लेजर से करेंगे, या फिर आपको जो फर्दर कैश पे करना है उससे करेंगे। यानी जो आपका स्टॉक पड़ा है जिसके ऊपर आईटीसी आप क्लेम कर चुके हैं, वो सारा आईटीसी आपको रिवर्स करना पड़ेगा। इसी तरीके से कैपिटल गुड्स के ऊपर जो आपने आईटीसी लिया था वो भी आपको रिवर्स करना पड़ेगा। बट इसकी जो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन कहाँ बताई जाती है, रूल 44 में बताई जाती है। जो रूल 44 है इसमें आपको कंप्लीटली बताया गया है कि किस तरीके से आपने ये कैलकुलेशन करनी है। गाइस रूल 44 जो है वो हमें डेप्थ में कंप्लीटली स्टडी करना पड़ेगा। मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो आप लोगों को बना करके दूंगी। मैंने कोशिश की कि अपनी इस वीडियो में आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा पाऊं कैंसिलेशन और सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। गाइज अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।